हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। और पीछे जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उन सारी चीजों का आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि रिवीजन ही हमको जो है पीछे छूटी हुई चीजों को, यानी कि जो पीछे हमने पढ़ चुका है, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, उन सारी चीजों को अच्छे तरीके से याद रखने के लिए बहुत उपयोगी होता है। बिना रिवीजन के अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, हमने जो कुछ जो पढ़ा है वो भूल जाएंगे और हमारा वो पढ़ने का कोई मतलब बनेगा नहीं। ठीक है, कोई मतलब, कोई अर्थ निकलेगा नहीं उसका, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हमने पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लास्ट टॉपिक हमारा यही था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, हम पढ़ रहे थे क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। और इसमें हमने सीखा था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दो तरीके के होते हैं, एक दिस होता है, एक दैट होता है। अमूमन लोग कहते हैं चार होता है, दिस, दैट, दीज, दो। लेकिन दिस का जो दिस सिंगुलर फॉर्म होता है और उसी का प्लूरल फॉर्म होता है दीज, इसलिए हम उसको दो ही कहेंगे। दैट जो है सिंगुलर फॉर्म होता है और उसी का प्लूरल फॉर्म होता है दो। इसलिए मैंने बताया था आपको कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिर्फ दो ही प्रकार के कहे जा सकते हैं, एक दिस और एक दैट। दीज दो जो होंगे, दिस का प्लूरल दीज होगा और दैट का प्लूरल दोज होगा। तो हमने ये चीज सीखी थी, हमने उसका एग्जाम्पल के साथ समझा था कि क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिखा था, मैं फिर से लिखता हूँ आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिखा था, जैसे जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा था, हमने एग्जाम्पल देखा था, सेम एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, दिस इज अ बुक। ठीक है, एक ये था। ठीक है, दिस इज अ बुक। फिर हमने देखा था दैट इज अ बुक, फिर था दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक। ठीक है, फिर मैंने दो एग्जांपल और लिखा था, दिस बुक इज कॉस्टली, दिस बुक इज कॉस्टली। और फिर लिखा था दीज बुक्स आर वेरी कॉस्टली। ये हमने चार एग्जांपल लिखे हुए थे पिछली क्लास में। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ते वक्त हमने ये चार एग्जांपल लिखे थे। मैंने बताया था यहाँ पर, ये दिस जो है, ये दैट जो, ये दोनों क्या हैं? ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या थे? ये थे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और साथ में मैंने ये बताया था कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, ये दिस और दीज जो वर्ड यूज किए गए हैं इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। उसका कारण ये है कि देखो, हमने नाउन किस लिए यूज किया जाता है? नाउन का यूज हम प्रोनाउन के बदले में करते हैं, यानी कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए नाउन के स्थान पर हम जो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बुक क्या है हमारी? बुक क्या है? बुक एक नाउन है। जब हम नाउन के बदले ही हमको प्रोनाउन यूज करना होता है, तो नाउन के बदले तो हमने ये दिस का या बुक्स के बदले जो है दीज का इस्तेमाल तो नहीं किया हमने। बातों को समझिए आप। से प्रोनाउन हम यूज करते हैं किस लिए? प्रोनाउन हम यूज करते हैं नाउन को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अमूमन यही होता है। अमूमन क्या, इसलिए होता ही है, नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं बुक क्या है? बुक हमारा क्या है? बुक जो है, ये जो बुक है वो क्या है? नाउन है। ये बुक्स क्या है? ये है नाउन। ठीक है, और अगर हम नाउन के बदले यूज करते हैं प्रोनाउन को, जैसा कि हमने पढ़ा है कि नाउन के बदले हम जो है यूज करते हैं प्रोनाउन का, लेकिन यहाँ पर जब सेंटेंस में कोई ऑलरेडी नाउन है, इसको रिप्लेस करने के लिए कोई वर्ड का यूज नहीं किया गया है, बल्कि हम इसको जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब ये क्वालिफाई कर रहे हैं इसको। ठीक है, क्वालिफाई करना है, तो वो प्रोनाउन कैसे हो? हम ये जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को जो है हम एडजेक्टिव कहते हैं। इस स्थिति में ये जो है, ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और अगर आप एडजेक्टिव में कहेंगे कौन सा एडजेक्टिव होगा, वो होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, वो हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये दोनों जो है ये हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो। अगर इस दिस या दैट या दीज या दोस का इस्तेमाल किसी नाउन के स्थान पे किया गया हो, नाउन को रिप्लेस करके उसको जो है यूज किया गया हो, तब उस स्थिति में वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अगर हमारे सेंटेंस में दिस दैट दीज दोस का भी इस्तेमाल हुआ है और साथ ही नाउन का भी इस्तेमाल हुआ है और ठीक उसी नाउन से पहले दिस दैट दीज दोस का इस्तेमाल किया गया है, तो इस स्थिति में वो हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ना कि वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, और मैंने एक चीज बताया था आपको, अगर मैं यहां पर सिंपली दैट लिख देता हूं, दैट लिख देता हूं, दिस लिख देता हूं, दीज लिख देता हूं, या दोज लिख देता हूं, ये इनमें से कोई भी एक मैं लिख देता हूं आपके सामने और ये कहता हूं ये है क्या। अगर मैं इनसे पूछूं ये है क्या, तो आप क्या जवाब देंगे? ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इसको कह देंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको कह देंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव में भी यही सारे वर्ड्स यूज होते हैं और वहां पर वो हो जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे वो? ये हो जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इस स्थिति में अगर सिर्फ दिस दैट दिस दोस को देख करके हमको आंसर करना होगा, तो हम क्या आंसर करेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आंसर करेंगे या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? अगर ये चारों के चारों वर्ड जो है कहीं पे इस्तेमाल किए गए, तो इन चारों के चारों वर्ड्स को जो ये अगर फ्रीली कहीं पर इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से कहीं पर सिर्फ यही यूज किए गए हैं, या कोई आपसे पूछता कि चारों हैं क्या, तो ना आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहोगे ना ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आप कहोगे ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। क्या कहेंगे आप सभी? ये सब इन सभी को आप क्या कहेंगे? इन सभी को आप कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। ठीक है, अगर ये अकेले हैं तो उस स्थिति में ना ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ना ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। क्या है ये? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। ठीक है, चलो, यहां पर हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव खत्म होता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म होता है और ये हमने पिछली क्लास में सीख रखा है सारी चीजें। ठीक है, मैंने क्विक रिवीजन किया इसका। चलो, अब हम सीखेंगे एक वर्ड है दैन। ठीक है, एक वर्ड है दैन, हम उसके बारे में सीखेंगे आज। एक वर्ड है दैन, दैन के बारे में आज सीखेंगे। ये वर्ड है दैन। ठीक है, आज हम इसी दैन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, दैन, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल हम करते हैं कंपैरिजन के लिए। ठीक है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन के लिए। इसलिए किया जाता है कंपैरिजन के लिए। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कंपैरिजन के। ठीक है, कंपैरिजन मीन्स तुलना। ठीक है, देन वर्ड का यूज जो है किस लिए किया जाता है? कंपैरिजन के लिए। देन वर्ड का यूज किस लिए किया जाता है? कंपैरिजन के लिए किया जाता है, तुलना के लिए किया जाता है। चलो, इसको सीखते हैं, ये क्या है? अच्छा, आप ये बताओ, अगर इस मार्कर की तुलना, अगर इस मार्कर की तुलना में इस बोर्ड से करूं, ठीक है, अगर इस मार्कर की तुलना मैं इस बोर्ड से करूं,
तो क्या ये करना सही है? आप बताइए, क्या इन दोनों का कंपैरिजन आपस में पॉसिबल है? या फिर आप अपने हाथ की तुलना, ठीक है, अपने हाथ की तुलना अपने नाक से करो, कंपैरिजन है? मतलब संभव है ऐसा कंपैरिजन? आप तुलना कर पाओगे? नहीं ना, नहीं कर पाओगे, आप तुलना नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप उस स्थिति में जो है तुलना नहीं कर पाओगे। कंपैरिजन करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? कंपैरिजन करने के लिए दो से अधिक वस्तुओं की जरूरत होती है। दो पर्सन हो, वस्तु हो, जानवर हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट दो सेट्स हों, ठीक है। मतलब दो लोगों के बीच तुलना की जाएगी, और वो दो लोग कैसे होंगे? सेम होंगे। यानी कि अगर मेरे हाथ की तुलना किसी चीज से करनी होगी तो मैं किसी दूसरे के हाथ से ही अपने हाथ की तुलना कर सकता हूँ। अपने पैर की तुलना में दूसरे के पैर से ही कर सकता हूँ, ठीक है। या आपके पास फोन है, आप अपने फोन की तुलना किसी और के फोन से कर सकते हो, ठीक है। आप आपके पास मान लीजिए बाइक है, आप अपनी बाइक की तुलना किसी और दूसरे के बाइक के साथ कर सकते हो, लेकिन आप अपने बाइक की तुलना किसी के कार के साथ कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस स्थिति में हम कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आप आप अगर देखो, मान लीजिए आप विराट कोहली की तुलना सचिन तेंदुलकर से कर सकते हो, क्योंकि दोनों सेम प्रोफेशन में हैं। दोनों क्रिकेटिंग स्किल के बेसिस पर आप उनकी कंपैरिजन कर सकते हो। क्या विराट कोहली का कंपैरिजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कर सकते हो आप? क्या सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका प्रोफेशन सेम नहीं है। किस बेसिस पे आप उन दोनों की तुलना कर रहे हो, वो मायने रखता है। आप क्रिकेट की नॉलेज पर या क्रिकेटिंग स्किल पर आप कंपैरिजन करोगे तो विराट कोहली का कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर से हो सकता है, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज है, यानी कि कोई भी चीज हो, जब वो सेम कैटेगरी, मतलब सेम कैटेगरी से बिलोंग करती हो या सेम हो, तो ही इन दोनों के बीच तुलना की जा सकती है, ठीक है। उन दोनों के बीच तुलना तभी करी जा सकती है। चलो, इन कंपैरिजन करने के लिए आवश्यकता किन चीजों की होती है वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए आवश्यकता किन चीजों की होती है, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए हमको दो पर्सन हो, दो पर्सन हो, ठीक है, दो पर्सन हो, दो थिंग्स हो, दो थिंग्स हो, ठीक है, दो पर्सन हो, दो पर्सन हो, दो थिंग्स हो, या फिर दो सेट्स हों, दो सेट्स हों किसके? पर्सन की या फिर थिंग्स की, ठीक है। आप तभी कंपैरिजन कर पाओगे, आप कंपैरिजन आप कंपैरिजन तभी कर पाओगे, ठीक है। या तो आपके पास दो व्यक्ति हैं, या दो वस्तुएं हैं, या दो सेट हो, ठीक है, दो समूह हो, किसका? पर्सन का या थिंग्स का, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि कंपैरिजन करने के लिए हमको जो है आवश्यकता होती है किन चीजों की? चाहे दो पर्सन हो, चाहे दो वस्तुएं हो, या दो थिंग्स हो, वही, या फिर दो समूह हो। समूह किसका होगा? दो व्यक्तियों का समूह हो या दो वस्तुओं का समूह, तब हम जाकर के उनके बीच कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। और कंपैरिजन करते वक्त कंपैरिजन करते वक्त हम डिग्री कौन सा इस्तेमाल करेंगे? कंपैरिजन करते वक्त हम हमेशा कंपैरेटिव हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, या इसी को आप सेकंड डिग्री भी कह सकते हो, ठीक है, सेकंड डिग्री। मतलब अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो वहां पर कौन सी डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा? वो होगी कंपैरेटिव डिग्री या सेकंड डिग्री, आप उसी को कह सकते हो, ठीक है। चलो, कंपैरिजन किया किसके बीच जाएगा, मतलब वो सही कब होगा?
वो कंपैरिजन सही कब होगा? जब वो कंपैरिजन सही कब होगा? जब जब वो कंपैरिजन किस स्थिति में सही होगा? जब जब सब्जेक्टिव केस की जब सब्जेक्टिव केस की तुलना किससे की जाएगी? सब्जेक्टिव केस से। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस की तुलना किससे की जाएगी? ऑब्जेक्टिव केस से। पॉजेसिव केस की तुलना किससे की जाएगी? पॉजेसिव केस से। ठीक है। इसको आप ध्यान से समझिए। जब सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से, पॉजेसिव केस की तुलना पॉजेसिव केस से, और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से की जाएगी, कंपैरिजन तभी जाकर के जो है सही माना जाएगा। कंपैरिजन उसी स्थिति में सही माना जाएगा जब सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से, और पॉजेसिव केस की तुलना पॉजेसिव केस से की जाएगी। ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है? कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। ठीक है। चलो, मैं लिखता हूं एक सेंटेंस। एग्जांपल लिख रहे हैं यहां पर। आप एग्जांपल लिख लो। कैसे? लिख दो। रोहित इज स्मार्टर देन मी। अब बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है? पूरी तरीके से सही है ये सेंटेंस? रोहित इज स्मार्टर देन मी, या फिर आप लिख लो, रेखा इज, ठीक है, रेखा इज वाइजर देन वाइजर देन वाइजर देन हर। ठीक है। अब बताओ, इन दोनों सेंटेंस में बताओ सही क्या है गलत क्या है? बताओ, क्या ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं? क्या ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं? चलो, देखते हैं सही है या नहीं। सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सेंटेंस लिखा गया है, सेंटेंस लिखा गया है रोहित इज स्मार्टर देन मी। ठीक है। रोहित इज स्मार्टर देन मी। रोहित क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस। ठीक है। रोहित क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्टिव केस। ठीक है। और सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे, रोहित इज स्मार्टर देन, यानी कि कंपैरिजन किया जा रहा है किसमें किसमें? रोहित में और मी में। रोहित में और मी में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन स्मार्टर है। मतलब यहां पर कहा गया रोहित इज स्मार्टर देन मी, रोहित मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है। रोहित क्या है? सब्जेक्टिव केस है। और हमने यहां पर पढ़ा है कि सब्जेक्टिव केस की तुलना हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगी। लेकिन ये जो मी है, ये क्या सब्जेक्टिव केस है? जी नहीं, जी नहीं, सब्जेक्टिव केस मी नहीं है। ठीक है। सब्जेक्टिव केस मी नहीं है। मी क्या है? मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन हमको कंपैरिजन किस में करना था? ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हमको ये तो सब्जेक्टिव केस में रखना चाहिए था, लेकिन है ये ऑब्जेक्टिव केस में। इसलिए इस मी के स्थान पर हम सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इसकी जगह पर, मी की जगह पर हो जाएगा आई। आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। इसी आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ठीक है। इसी आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ठीक है। इसलिए उस ऑब्जेक्टिव केस को हटा करके हम वहां पर सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। इसलिए अब जाकर ये सेंटेंस सही होगा, रोहित इज स्मार्टर देन आई। ठीक है। रोहित, अब इससे देखो, पढ़ने और बोलने में तो ये अच्छा लग रहा है ना, रोहित इज स्मार्टर देन मी। ठीक है। रोहित इज स्मार्टर देन मी, कितना अच्छा लग रहा है, कोई कोई एरर नहीं दिखेगा।
लेकिन मेरे भाई जो चीज अच्छी लगे, जो चीज आपको अच्छी लगे, अच्छा सुनने में लगे, क्या वो सही हो, क्या वो अच्छा हो, ये जरूरी है? नहीं भाई, ये जरूरी तो नहीं कि जो अच्छा दिखे वो अच्छा ही हो, है ना? ये जरूरी तो बिल्कुल नहीं है कि जो अच्छा दिख रहा है या जो सुनने में अच्छा लग रहा है वो अच्छा ही हो। कई बार वो चीजें बहुत ही गलत होती हैं, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखो गलत। उसी प्रकार से हम सेकंड सेंटेंस में देखेंगे, रेखा इज वाइजर देन हर। रेखा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव केस, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का क्या है? सब्जेक्टिव केस है, ठीक है? इज वाइजर देन हर। हर क्या है? हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, किसका? सी का। इसलिए सी का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। सी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मतलब सी सब्जेक्टिव केस ही होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस था हर, और हर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस लिखेंगे सी, तब जाकर के हमारा सेंटेंस होगा, यानी कि रेखा इज वाइजर देन सी। रेखा इज वाइजर देन सी। क्या तक क्लियर है? दो एग्जाम्पल और मैं लिखता हूं। चलो मैं लिखता हूं यहां पर, हिम इज मोर इंटेलिजेंट, हिम इज मोर इंटेलिजेंट देन हर। ठीक है? एक ये सेंटेंस है, हिम इज मोर इंटेलिजेंट, हिम इज मोर इंटेलिजेंट देन हर। ठीक है? ठीक है? फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे राहुल, राहुल इज, राहुल इज मोर हैंडसम, राहुल इज मोर हैंडसम, राहुल इज मोर हैंडसम, राहुल इज मोर हैंडसम देन ऑल ऑफ अस। अब इन दोनों सेंटेंस में आप एरर बताओ, क्या एरर है इन दोनों सेंटेंसेस में? एरर है भी या नहीं, आप ये बताओ। ठीक है? आप ये बताओ इसमें एरर है भी या नहीं। हमने क्या पढ़ा यहाँ पर अभी कि सब्जेक्टिव केस की, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम हमेशा सब्जेक्टिव केस से करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस से करेंगे, और पॉजिटिव केस का कंपैरिजन हमेशा पॉजिटिव केस से करेंगे। ठीक है? चलो उसमें अप्लाई करते हैं। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। हर क्या है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है? हर इज मोर इंटेलिजेंट, हिम इज मोर इंटेलिजेंट देन हर। चलो ठीक है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस का, और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस से, यानी कि हम ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से कर रहे हैं, तो इस स्थिति में तो एग्जांपल सही हो जाएगा। लेकिन लेकिन एक बात बताओ, कभी भी कोई सेंटेंस ऑब्जेक्टिव केस से स्टार्ट होता है? आप ये बताओ, कोई भी सेंटेंस कभी भी क्या ऑब्जेक्टिव केस से स्टार्ट होता है? मेरे भाई, सेंटेंस कभी भी स्टार्ट होगा वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ पर हमको हिम का सब्जेक्टिव केस लिखना होगा। हिम का सब्जेक्टिव केस यानी कि ही, यहाँ पर हिम लिखना गलत होगा। ठीक है? अब ये सेंटेंस क्या होगा? ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर। ये क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्टिव केस। अब हम सब्जेक्टिव केस का कंपेरिजन किससे करेंगे? सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर हिम लिखना ही गलत था, यहाँ पर हिम लिखना ही गलत था, हिम की जगह पर ही होगा। ये ऑब्जेक्टिव केस था, इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसके सब्जेक्टिव केस लिखेंगे इसका। और हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही हो गया सब्जेक्टिव केस। तो हम जो है इसका कंपैरिजन करेंगे सब्जेक्टिव केस से। ठीक है? हम इसका कंपैरिजन करेंगे किससे? सब्जेक्टिव केस से। और सब्जेक्टिव केस के लिए यहाँ पर ये देखो, हर जो है, ये हर जो है ये है ऑब्जेक्टिव केस। इस ऑब्जेक्टिव केस को हटा करके हमको क्या लिखना होगा? इसका सब्जेक्टिव केस यानी कि सी। अब जाके सेंटेंस सही होगा कि ही इज मोर इंटेलिजेंट देन सी। ठीक है? ही इज मोर इंटेलिजेंट देन सी। चलो, सी इज, माफ करना, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर।
ठीक है। एक सेंटेंस ये है, राहुल इज मोर हैंडसम देन ऑल ऑफ अस। राहुल इज मोर हैंडसम देन ऑल ऑफ अस। ठीक है। इस सेंटेंस में कोई एरर है आपके हिसाब से? बताओ, इस सेंटेंस में क्या आपके हिसाब से कोई एरर है? क्या आपके हिसाब से इस सेंटेंस में कोई एरर है? तो इसका जवाब होगा नहीं। इस सेंटेंस में मेरे भाई कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस पूरी तरीके से क्या है, सही। सेंटेंस क्या है, पूरी तरीके से सही। चलो चलो, अब एक चीज आप नोट करो यहाँ पर, बोथ ऑफ देम। ठीक है, बोथ ऑफ देम। ठीक है, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ यू, both of you, both of us। ठीक है, both of them, both of you, both of us। फिर all of us, all of you। इसके बाद all of them, all of them। ये जो हैं, ये अगर सेंटेंस में आते हैं, ये अगर सेंटेंस में आते हैं, ठीक है, ये अगर सेंटेंस में आते हैं, क्या, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, तो इनका जो है इस्तेमाल हम, इनका इस्तेमाल हम, इनका इस्तेमाल जो है हम सिंगुलर के रूप में भी करेंगे और प्लूरल के रूप में भी करेंगे। यानी कि ये जो है, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, अरे यार माफ करना, सिंगुलर प्लूरल बता रहा हूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी सॉरी। इनका इस्तेमाल जो है हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में करते हैं। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस बोथ ऑफ देम से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो भी वो सेंटेंस सही होगा, क्योंकि ये जो बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ अस, ऑल ऑफ यू और ऑल ऑफ देम है, इनका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे कि जो वर्ड्स हैं, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, इनका इस्तेमाल हम क्या कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है सारी चीजें? यहां तक क्लियर है सारी चीजें? चलो बढ़िया है। चलो नोट कर लो, यहां तक सारी चीजें नोट कर लो, वो मिटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलो चलो पढ़ते हैं आगे अब। तो यहां तक क्लियर है ना सारी चीजें? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको मेरे डाउट में। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लिया करिए, आपको जवाब मिल जाया करेगा। ठीक है, चलो।
ये तो हो गया कैन, यानी कि कंपैरिजन वाला सिस्टम हमने खत्म कर दिया। चलो, अब मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ। पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सी लव्स यू मोर देन, ठीक है, सी लव्स यू मोर देन आई। मैं ये सेंटेंस लिखा हूँ। आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप सेंटेंस जब पढ़ोगे आपको कोई एरर दिखेगा? पढ़ के देखो, सी लव्स यू मोर देन आई, यानी कि वो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है, ठीक है, वो मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती है। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग ये आ रहा है कि वो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे हो रहा है। सी जो है, ये जो ये जो सी है, ये जो सी है प्यार करिए किसको? यू। ये जो सी है वो प्यार करिए किसको? यू। और ये जो सी है वो प्यार करिए किसको? आई। ये प्यार किसको कर रही है? ये जो सी है वो प्यार किसको कर रही है? इन दोनों से प्यार कर रही है। यानी कि सी मुझसे भी प्यार कर रही है, प्यार, और सी जो है तुमसे भी प्यार कर रही है। यानी सी यू से भी प्यार कर रही है और सी आई से भी प्यार कर रही है। और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या है? सी लव्स यू मोर देन आई, कि वो मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती है, वो मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती है। तो कंपैरिजन इसमें किसके किसके बीच हो रहा है? यू और आई के बीच। कंपैरिजन किसके किसके बीच हो रहा है? यू और आई के बीच क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, यू और आई के बीच कंपैरिजन, यू और आई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। इस स्थिति में, इस यू और आई के बीच अगर कंपैरिजन किया जा रहा है, इस यू और आई के बीच अगर कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहां पर यू क्या है? यू क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। यू का इस्तेमाल यहाँ पर किसके हिसाब से किया गया? ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया। किस रूप में किया गया है? ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। इसलिए ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम हमेशा किससे करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस से करेंगे। आई जो है यह सब्जेक्टिव केस, इसलिए हमको इसकी जगह पर, आई की जगह पर आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा। ये होगा, अब जाके सेंटेंस सही होगा, सी लव्स यू मोर देन मी। ठीक है, सी लव्स यू मोर देन मी। अब जाकर के ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, चलो, या इसी सेंटेंस को एक तरीके से और कुछ लोग समझ सकते हैं, जैसे सी लव्स यू मोर देन आई, यानी कि वो तुमसे प्यार करती है। ठीक है, वो तुमसे प्यार करती है मोर देन आई डू, यानी कि मैं जितना तुमसे प्यार करता हूं वो तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। इस एक ये स्थिति हो सकती है, ये कंडीशन हो सकता है कि मैं भी तुमसे प्यार कर रहा हूं और सी भी तुमसे प्यार कर रही है। ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार कर रहा हूं और सी भी तुमसे प्यार कर रही हो। ठीक है, एक स्थिति ये हो सकती है। देखो, ये जो सी है, ये जो सी है, ये किससे प्यार कर रही है? यू से। ठीक है, सी जो किससे प्यार कर रही है? यू से। मैं किससे प्यार कर रहा हूं? आई किससे प्यार कर रहा हूं? आई भी प्यार कर रहा है किससे? यू से। तो कंपैरिजन इस स्थिति में सी और आई के बीच होगा कि यू से प्यार ज्यादा कौन करता है। इस स्थिति में ये केस बनेगा कि यू से प्यार कौन ज्यादा करता है।
प्यार तो सी भी कर रही है, प्यार आई भी कर रहा है, लेकिन इन दोनों में प्यार कौन ज्यादा कर रहा है, एक ये स्थिति बनती है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इस स्थिति में हो जाएगा सी लव्स यू मोर देन आई। ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस है। ठीक है, ये पहला सेंटेंस था। अगर हम कंपैरिजन सी और आई के बीच करेंगे तो सी क्या होगा, सी क्या है यहाँ पर, सी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। सी क्या है यहाँ पर, सी क्या है, सी क्या है, सी सब्जेक्टिव केस है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो इस कंपैरिजन के हिसाब से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन लेकिन हमको जो है यहाँ पर डू लिखना होगा। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है, इस सेंटेंस में हमको सिर्फ डू ऐड कर देना होगा, तो ये सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस इस स्थिति में हमारा सही हो जाएगा। ये एग्जाम्पल इसके हिसाब से है, और ये एग्जाम्पल जो है इस वाली कंडीशन के हिसाब से। यानी कि यू को और आई को, अगर यू और आई दोनों को अगर सी प्यार कर रही है तो उस स्थिति में यू और आई का कंपैरिजन किया जाएगा। तो उस स्थिति में सेंटेंस हमारा जो सही होगा वो होगा सी लव्स यू मोर देन आई की जगह पर मी, यानी कि सी लव्स यू मोर देन मी। ठीक है, एक स्थिति ये है कि सी भी यू से प्यार कर रही हो, आई भी यू से प्यार कर रहा हो, उस स्थिति में कौन ज्यादा प्यार कर रहा है इसकी तुलना की जाएगी सी और आई के बीच। तो उस स्थिति में वो सेंटेंस हो जाएगा सी लव्स यू मोर देन आई डू। ठीक है, सी लव्स यू मोर देन आई डू। ठीक है, चलो ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट था जो बार बार पूछता था। ठीक है, कई बार पूछ लिया था, बार बार तो नहीं, अब बार बार नहीं कर सकते लेकिन पूछ लिया था। ठीक है, चलो चलो ध्यान रखिए सारी चीजें। एक चीज और सीख लो आप, एक चीज और सीख लो। ये क्लियर हो गया तो इसको मैं मिटा देता हूं। थर्ड पर्सन जब हमने पर्सन पढ़ा था उसमें एक वर्ड था इट। ठीक है, हमने पढ़ा था ही सी इट और दे, और किसी का नाम ये जो है थर्ड पर्सन के अंदर का था। वो जो इट था उसका यूज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, ये देखो आज कोई कंसेप्चुअल क्लास नहीं थी, ये फैक्ट्स थे। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट्स थे, ये सारे के सारे जो है कॉमन डाउट्स के अंतर्गत कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स अमूमन हो जाती है इन सारे सेंटेंसेस, अगर बेसिक नॉलेज ना हो तो। एक वर्ड है इट, इट का इट क्या है, इट पर्सन कौन सा है, इट पर्सन कौन सा है, इट है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन का कौन सा केस है, ये है सब्जेक्टिव केस। इट क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ठीक है, इट क्या है, थर्ड पर्सन है और सब्जेक्टिव केस है। इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा, ये चीज जानना है हमको। ठीक है, इट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाएगा ये सारी चीजें जाननी है। इट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जानवरों के नाम को स्थान पर, यानी जानवरों के स्थान पर, यानी कि कोई जानवर है, कोई चिड़िया है, कोई इंसेक्ट है। ठीक है, कोई नॉन लिविंग थिंग को इंडिकेट करना हो, यानी कि उनके स्थान पर हमको अगर प्रोनाउन के रूप में यूज करना हो तो हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, और आप डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे, वीक लिखोगे, डे लिखोगे, मंथ, ईयर। ठीक है, और कंट्री, वेट, डिस्टेंस, टेम्परेचर, और सीजन, वेदर, ये जो सारी चीजों के लिए जो है हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीजों को दर्शाने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। और इट का जो है प्लूरल क्या होगा, ठीक है, इट का प्लूरल क्या होगा आप वो बताओ। इट का प्लूरल क्या होगा, ठीक है, इट का प्लूरल क्या होगा। तो इट का प्लूरल होगा दे, ठीक है, इट का प्लूरल होगा दे। इसको हम समझते हैं एक तरीके से, ठीक है। पहले लिखेंगे इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाएगा, पहले हम इसको सीख लेते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करेंगे। एनिमल, एनिमल्स, बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स, ठीक है। एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सारी चीजों के स्थान पर इट का यूज किया जाएगा। फिर नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स के स्थान पर जो है इट का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है, एनिमल, बर्ड्स या इंसेक्ट के लिए जो है इट का यूज किया जाता है। फिर ठीक है, फिर जो है इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स पता क्या है, नवजात शिशु, यानी जो अभी बच्चा पैदा होता है, मतलब उन बच्चों के जो नवजात बच्चे होते हैं, मतलब अभी अभी पैदा हुए होते हैं, उनको इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट, बेबी, ठीक है, इन्फेंट, बेबी, किड, चाइल्ड, इनके लिए इट का यूज किया जाता है, ठीक है, इनके लिए इट का यूज किया जाता है। फिर और देखोगे अगर तो जैसे टाइम है, डेट है, डे है, वीक है, मंथ है, ईयर है, ठीक है। डेट, डेट, टाइम, डे, वीक, मंथ, ईयर, और कंट्री है, वेट है, वेट है, ठीक है, कंट्री है, वेट है, फिर डिस्टेंस है, डिस्टेंस, फिर टेम्परेचर है, फिर टेम्परेचर है, ठीक है। फिर आप लिखना चाहो टेम्परेचर के बाद आप लिख सकते सीजन है, सीजन है, फिर वेदर है, etc। इन लोगों के लिए भी हम जो है इस्तेमाल किसका करेंगे, इन सारी चीजों के लिए भी हम इस्तेमाल इट का ही करेंगे, इन सारी चीजों के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, इट का जो प्लूरल होगा, इट का जो इट का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, इट का प्लूरल होगा दे, ठीक है, इट का प्लूरल होगा दे। दे कैसे होगा देखो, जैसे अगर डॉग है, अगर डॉग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इट का, ठीक है, अगर डॉग का, डॉग मतलब जानवर का नाम है, जानवर का नाम, जानवर के लिए जो हम इट का यूज करते हैं, अगर डॉग के लिए इट का यूज किया गया है तो डॉग्स के लिए क्या किया जाएगा, डॉग्स के लिए यूज किया जाएगा दे, ठीक है। क्योंकि क्योंकि अगर इसमें देखो, अगर हम इट का इट्स कर रहे हैं या फिर ये इट्स का इट्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये करते हैं, ठीक है, अगर हम ये करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा पोजीशन, इसका क्या मतलब हो जाएगा
इसका मतलब हो जाएगा पोजीशन, और ये इसका जो मतलब है, इसका मतलब होता है इट इज। ठीक है, तो इसका प्लूरल नहीं बन रहा है, यानी कि अगर हम इट को इट्स लिखें या इस तरीके से इट्स लिखें तो इनका जो है इट्स का प्लूरल नहीं बन रहा है यहाँ से, क्योंकि इट्स वाले इट्स का मतलब होता है पोजीशन, और इट्स वाले इट्स का मतलब होता है इट इज। इसलिए इट का जो प्लूरल होगा वो होगा दे। ठीक है, प्लूरल होगा दे होगा। उसी के हिसाब से हम उसका ऑब्जेक्टिव केस भी इस्तेमाल करेंगे, दे का, दियर। ठीक है, इसी हिसाब से जो है हम उसका ऑब्जेक्टिव केस भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे जैसे अगर मैं लिखता हूं द बेबी वॉज क्राइंग, द बेबी वॉज क्राइंग एज सी वॉज। ठीक है, द बेबी वॉज क्राइंग एज सी वॉज फीलिंग। फिर एग्जाम्पल लिखता हूं इट लाइक्ड, it liked all the dresses, all the dresses, it liked all the dresses and purchased all of it। ठीक है, all of it। अब देखो इसमें एरर कहां पे है, अब बताओ, चलो आप बताओ। चलो आप देखेंगे इस सेंटेंस में द बेबी वॉज क्राइंग एज सी वॉज हंग्री, यानी कि बच्ची रो रही थी या बच्चा रो रहा था, हमको ये तो पता नहीं है। तो किस किस हिसाब से हम यहाँ पर सी का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि हमें तो बच्चे का जेंडर तो पता ही नहीं, बेबी का जेंडर हमको पता नहीं है। तो अगर बेबी का जेंडर पता नहीं है हमको, तो हम क्यों सी का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, और ध्यान दो यहाँ पर मैंने लिखा रखा है इन्फेंट हो यानी नवजात बच्चा हो, बेबी हो, फिर हो, चाइल्ड हो, उनके साथ हमेशा हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इनके साथ हमेशा इस्तेमाल करेंगे क्या। ठीक है, अब जाकर के सेंटेंस सही होगा, बेबी वॉज क्राइंग एज इट वॉज हंग्री। ठीक है, बेबी वॉज क्राइंग एज इट वॉज हंग्री। इसी तरीके से इसमें देखो इट लाइक्ड ऑल द ड्रेसेस। ठीक है, इट लाइक्ड ऑल द ड्रेसेस एंड परचेज्ड purchased all of it। It liked all the dresses and purchased all of it। ठीक है, all of it। तो इस स्थिति में ये इट की जगह पर ये जो है इट का इस्तेमाल यहां पर नहीं होगा, इस इट की जगह पर होगा ऑल ऑफ देम। ठीक है, अब जाकर ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ठीक है, इट लाइक्ड ऑल द ड्रेसेस एंड परचेज्ड ऑल ऑफ देम। इट की जब देम का इस्तेमाल हम क्यों किए, इट की जगह पर हम देम का इस्तेमाल क्यों किए, आपके मन में ये सवाल आएगा। तो देखो हमने क्या कहा, इट का इस्तेमाल यहाँ पर किसके लिए, किसको दर्शाने के लिए हुआ है, इस ड्रेसेस को दर्शाने के लिए हम इट का इस्तेमाल किए हैं। ड्रेसेस क्या है, ड्रेसेस है प्लूरल, ड्रेसेस है प्लूरल, तो इसको हम सिंगुलर से कैसे दर्शा सकते हैं, इसको हम सिंगुलर से कैसे दर्शा सकते हैं, इसलिए सिंगुलर नहीं। ठीक है, ठीक है, दे दियर देम होता है ना, दे दियर देम, तो वो है। ठीक है, ये ड्रेसेस के हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस को ही यहाँ पे दर्शा रहा था, जबकि ये लिखा गया सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस लिखना गलत होगा, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और ये है प्लूरल तो हम उसका प्लूरल ही लिखेंगे। ठीक है, चलो
यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? यहाँ तक क्लियर? चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आप अच्छे तरीके से सेशन को एंजॉय किए होंगे। और क्योंकि ये बड़ी ही मजेदार क्लास थी जहाँ पे हमने दैन का कंपैरिजन सीखा, मतलब दैन का इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है वो सीखा। उसके बाद हमने इट का यूज सीखा, इट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, कैसे किया जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा सारी चीजों को। और उम्मीद करता हूँ आप सारी चीजों को एंजॉय कर रहे होंगे, आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी तरीके से, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, ठीक है, उम्मीद यही करता हूँ। और आप अपने इस प्यारे से चैनल प्रेम विद लर्निंग क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और जो वीडियोस हैं इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैं इतना समझाने के बाद, मेरे इतना समझाने के बाद आप कोई डाउट नहीं रह जा रहा होगा। और यही उम्मीद मैं करता हूँ कि आप पीछे की सारी क्लासेस आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है, जो चीजें मैंने आप पढ़ा रखी हैं उसको रिवाइज करते रहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए, उस चैप्टर से जितना मैंने पढ़ा रखा है आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।